अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियस। यानी कि आज हम लोग देखेंगे कि जो एटम का रेडियस होता है वो कैसे मालूम किया जाता है। अब रेडियस हम लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ा है क्या होता है। ये एक सर्कल होता है, ठीक है। सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग आर कहते हैं, ठीक है। अब एटम को तसव्वुर कर लेते हैं कि ये एटम एक स्फेरिकल है, ठीक है। अब स्फेरिकल तसव्वुर करके सेंटर के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का, ठीक है, हमें पता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट होते हैं। जो आखिरी ऑर्बिट होता है जिसे कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस उसको कहते हैं एटॉमिक रेडियस। अगर हम लोग केमिस्ट्री के अंदर देखें, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, अगर ये आउटर मोस्ट शेल है तो इधर से लेकर इधर तक का डिस्टेंस, अगर ये वाला शेल जो आउटर मोस्ट शेल है तो फिर न्यूक्लियस से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग कहेंगे एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और शेल है, ठीक है, ये वाला शेल है, तो न्यूक्लियस से इधर तक का डिस्टेंस जो होगा उसे हम लोग आर कहेंगे, वो होगा हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन ये है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल वाइल कंसिडरिंग इट अ स्फेरिकल। यानी कि एटम को स्फेरिकल सफ़र करके वो वाला डिस्टेंस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का, उसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक रेडियस, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है ये कुछ हद तक तो ठीक है। अगर हम लोग 9th और 10th की बात करें उस लेवल पर तो ये डेफिनेशन ठीक है। लेकिन जैसे हम लोग हायर क्लासेस के अंदर जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो पार्टिकल है, पार्टिकल पास डाउल नेचर होती है, सम टाइम इट बिहेव लाइक अ पार्टिकल एंड सम टाइम इट बिहेव लाइक अ वेव। तब हमारे माइंड के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तो एक वेव लाइक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। अब वेव जो है, हमने पढ़ा था कि जो वेव है वो 3 डायमेंशन के अंदर मूव करती है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव है, तो वेव कभी इधर कभी इधर कभी उधर, ठीक है, 3 डायमेंशन के अंदर रिवॉल्व करेगी, ठीक है। जब ये 3 डायमेंशनल के अंदर रिवॉल्व करेगी तो हम लोग को नहीं पता कि एटम की जो बाउंड्री है वो कौन सी है। यानी कि देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो ऑर्बिट होती है उनकी कोई एक शार्प बाउंड्री नहीं है। ये एटम की बाउंड्री नहीं है शार्प, जिस वजह से हम लोग ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि एटम स्फेरिकल है। हम लोग ये नहीं कह सकते कि एटम एक्चुअल में स्फेरिकल है या एलिप्टिकल है, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है हमारी बुक के अंदर जो दी गई है, ये डेफिनेशन उस वक्त करेक्ट है जब एटम एक स्फेरिकल है और एटम का जो ऑर्बिट है वो भी एक शार्प है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं है। जब हम लोगों ने देखा है कि हम लोग पढ़ते हैं क्वांटम के अंदर, हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव नेचर रखती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास एक वेव नेचर है। इस वजह से ये जो बाउंड्री होती है एटम की शार्प बाउंड्री नहीं होती, जिसकी वजह से एटम का जो रेडियस है वो इस तरह कैलकुलेट करना इन आइसोलेटेड फॉर्म इट इज़ नॉट पॉसिबल। आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर एटम का जो रेडियस है उसको कैलकुलेट करना वो पॉसिबल नहीं है। अब ये रीज़न, पहली रीज़न यही है कि वाई एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। उसको डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर किया जाता? देयर इज़ नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, ठीक है। दूसरी रीज़न ये है कि जब आप लोग एटम का रेडियस मालूम करोगे, ठीक है। अब एटम जब रेडियस एक आइसोलेटेड एटम का, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये जो एटम है इसका आपने रेडियस मालूम करना है। अब इसके इर्द गिर्द कोई दूसरा एटम भी अगर मौजूद हुआ, ठीक है, ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दूसरा एटम इसके इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है। जब इसके इर्द गिर्द दूसरा एटम मौजूद है, इधर भी एक एटम मैं बना लेता हूँ उसके इर्द गिर्द, ठीक है, ये इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके इर्द गिर्द एटम मौजूद है। अब जब इसका हम लोग रेडियस मालूम करना शुरू करेंगे, ठीक है, तो पॉसिबल ये है कि ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करे और इसको यानी कि उधर की तरफ धकेल दे, ठीक है। अब यहाँ पर भी रिपल्शन क्रिएट हो सकती है, तो जिसकी वजह से डिस्टोर्शन आ सकती है इसके साइज़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि आइसोलेटेड एटम का जो हम लोगों ने रेडियस मालूम करना है वो भी अफेक्ट हो सकता है। द इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अफेक्टेड बाय नेबरिंग एटम। दूसरे नेबरिंग एटम की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी जो डेंसिटी है वो अफेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या पता उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो करेक्ट नहीं मालूम कर पाएंगे, ठीक है। तो 2 रीज़न है जिसकी वजह से एटम का जो रेडियस है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता इन आइसोलेटेड फॉर्म, ठीक है। अब ये जो रेडियस है इसको मेजर किया जाता है। अब यानी कि अब मौजूदा दौर के अंदर बहुत सारे यानी कि जदीद तरीके आ चुके हैं जिसकी वजह से हम लोग एटम का रेडियस मालूम कर सकते हैं। जिस तरह एक्सरेज की मदद से निकाला जा सकता है उसका रेडियस, और जब हम लोग इसका रेडियस मेजर करते हैं तो हमें पता है कि एटम जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, नज़र तो आता नहीं है एटम, ठीक है, इतना छोटा है, उसे नेक डाई के साथ देख नहीं सकते एटम को। और ये जो मेजर किया जाता है ये पिकोमीटर के अंदर मेजर किया जाता है। पिको में हमें पता है कि 10⁻⁻12 होता है, ठीक है, 12 मीटर,
यानी कि इतना छोटा इसका रेडियस होता है। अब हमने ये देखा है कि एटम का जो रेडियस है वो हम लोग आइसोलेटेड फॉर्म में मालूम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों ने इतना कैलकुलेट किया है। अब ये कैसे पॉसिबल है कि किस तरह हम लोग एटम का रेडियस मालूम कर सकते हैं? इसका बेस्ट वे ये है कि एटम जब बॉन्ड बनाता है, ठीक है, एटम जब बॉन्ड बनाता है तो बॉन्डेड फॉर्म के अंदर एटम का रेडियस इजीली डिटरमाइन कर लेते हैं। वो कैसे? फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास अब फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास दो एटम है, ठीक है। ये मेरे पास एक क्लोरीन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका ऑर्बिट हो गया। अब इधर दूसरा मेरे पास क्लोरीन एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका ऑर्बिट हो गया। अब जब इन दोनों के दरमियान, यानी कि मैंने देखा है कि ये दोनों जब क्लोज आ गए हैं, इनके दरमियान एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया है, जिसे हम लोग कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। जब कोवलेंट बॉन्ड बन गया है तो मैंने उस वक्त देखा है कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, हमें पता है कि जब एटम क्लोज आते हैं तो एक इतने मखसूस फासले के ऊपर इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड जनरेट हो जाता है, जिसे हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब मैंने इन दोनों की जब बॉन्डेड फॉर्म के अंदर, याद रखिए जब बॉन्डेड फॉर्म के अंदर, ये नहीं कि ये आइसोलेटेड फॉर्म है, बॉन्डेड फॉर्म के अंदर मैंने क्या किया, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है दोनों की न्यूक्लियाई के दरमियान, वो कैलकुलेट किया। जब मैंने इन दोनों की न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस को कैलकुलेट किया इन अ बॉन्डेड फॉर्म, तो मुझे कितना मिला है? वो मुझे मिला है 198.2 पिकोमीटर, यानी कि इतना डिस्टेंस मिला है। अब इसी डिस्टेंस का मैंने क्या किया, हाफ कर लिया। जब मैंने इसका हाफ किया तो मेरे पास आंसर आया 99.4 पिकोमीटर। ये उसका एटॉमिक रेडियस है, यानी कि इन द बॉन्डेड फॉर्म वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम। अब इसको हम लोग एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, कोवलेंट रेडियस भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड दोनों के दरमियान बना हुआ है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड की वजह से इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने जो डिस्टेंस कैलकुलेट किया वो इतना है। अब इसका अगर हाफ कर लें तो हम लोग इसका कोवलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस वो हम लोग इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। अब हमारी बुक के अंदर जो मिसाल दी गई है वो ये है कि ये मेरे पास CH3 है, CH3 और क्लोरीन, इन दोनों के दरमियान जो न्यूक्लियर के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो ये आ रहा है 176.7 पिकोमीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस कितना होता है? 99.4। अगर हम इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाला निकाल दें, यानी कि क्लोरीन का, तो हम CH3 का कोवलेंट रेडियस इजीली डिटरमाइन कर लेंगे। वो हमारे पास आ रहा है 73.3 पिकोमीटर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इन अ बॉन्डेड फॉर्म वी कैन डिटरमाइन कोवलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एटम, ठीक है। इन आइसोलेटेड फॉर्म वी कैन नॉट डिटरमाइन एटॉमिक रेडियस बिकॉज वी नो दैट देयर इज नो शार्प बाउंड्री ऑफ एन एटम। एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती ड्यू टू वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी, जब हम लोग उसकी डिटरमाइन करने चाहेंगे उसका एटॉमिक रेडियस, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो दूसरे नेबरिंग एटम की वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन इसको पुल करेंगे तो उसका जब डिस्टोर्शन पैदा कर देंगे उसके, यानी कि साइज़ के अंदर, साइज़ यानी कि डिस्टर्ब हो गया। तो इस तरह यानी कि जब साइज़ के अंदर डिस्टोर्शन आ गई है जिसकी वजह से हम लोग उसका करेक्ट एटॉमिक रेडियस मालूम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये दो रीज़न थी। और बाकी ये है कि ये जो हमारी डेफिनेशन दी गई है ये 9th और 10th के लेवल के ऊपर तो ये डेफिनेशन ठीक है, लेकिन बड़ी क्लासेस के ऊपर जाकर जब हम लोग देखते हैं कि ये डेफिनेशन जो है ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि एटम को हम लोग स्फेरिकल तस्वर कर ही नहीं सकते। क्यों? उसकी शार्प बाउंड्री नहीं होती। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेंड है ग्रुप के अंदर, क्या ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का, और पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड है इसका। अब एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है पीरियड के अंदर हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता है। अब ये डिक्रीज़ क्यों होता है? हमने देखा कि नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रोटॉन होती है, प्रोटॉन की तादाद एक एटम के अंदर वो इंक्रीज़ करती जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती के साथ खींचता है, ज़्यादा ट्रैक्शन की वजह से खींचता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि उसका जो रेडियस है वो डिक्रीज़ करता जाता है ग्रेजुअली, ठीक है। अब फ़र्ज कर लेते हैं कि मेरे पास है कोई भी एक पीरियड है, फर्स्ट पीरियड ले लेते हैं, हाइड्रोजन, और ये मेरे पास है हीलियम, ठीक है। अब हीलियम, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा? वो ज़्यादा होगा हीलियम की निस्बत। आहिस्ता आहिस्ता हमें पता है कि डिक्रीज़ कर रहा है। जैसे जैसे हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं पीरियड के अंदर तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ करता है। रीज़न इसकी ये है कि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स सेम। उसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने की वजह से
क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से खींचता है। ज़्यादा अट्रैक्शन से जब खींचेगा तो जारी बात है उसका साइज़ कम होगा, साइज़ कम हुआ तो उसका जो रेडियस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस का वो यही है कि पीरियड के अंदर ये क्या करता है, डिक्रीज करता है ग्रेजुअली। लेकिन इस केस में देखें गौर से, हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम के दरमियान अगर डिस्टेंस देखें, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड क्रिएट है, ये नॉन पोलर है। ठीक है, इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्स या वंडरवाल फोर्सेस, इनके दरमियान वंडरवाल फोर्सेस होंगी। लेकिन जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो मजबूत होता है, इसको तोड़ने के लिए हमें पता है कि 200 किलो जाउल से ज़्यादा यानी इतनी एनर्जी दरकार होती है इसको तोड़ने के लिए। लेकिन इस बॉन्ड को वंडरवाल फोर्सेस इसको 8 किलो जाउल से कम एनर्जी, इससे भी कम यानी कि एनर्जी, ये एनर्जी भी ज़्यादा है, इससे कम एनर्जी दरकार होती है इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो जब हम लोग ने देखा है कि ये जो रेडियस होगा, इस केस में हम लोग जब इस रेडियस को डिटरमाइन करेंगे तो वो ज़्यादा होगा। कैसे, हमें पता है कि जब वंडरवाल फोर्सेस होती हैं वीक फोर्सेस, यानी कि ये दो एटमों को आपस में मिलाती नहीं है ज़्यादा मजबूती से। जब हम लोग इनके दरमियान यानी कि वंडरवाल फोर्सेस को देखेंगे, उसको हाफ करेंगे, वो इधर इसका रेडियस होगा ना हीलियम का। लेकिन इसमें देखें यहाँ पर इन दोनों को यानी कि मजबूती से जोड़ा हुआ है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड ने, इसका जो हाफ करेंगे वो इसका कोवलेंट रेडियस या इसका एटॉमिक रेडियस होगा। इस केस में ये छोटा होगा, लेकिन इधर देखें ड्यू टू वंडरवाल फोर्सेस ये वाला जो रेडियस होगा, कोवलेंट रेडियस या एटॉमिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ट्रेंड वही है, ग्रुप के अंदर इंक्रीज होता है, लेकिन पीरियड के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो करेक्ट यही है कि रेडियस जो है वो हीलियम का ज़्यादा होगा निस्बतन हाइड्रोजन के। अब इसी तरह दूसरा पीरियड ले लेते हैं। दूसरे पीरियड में हमें पता है कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नियोन। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता जाते जाएं तो हम लोग पीरियड के अंदर तो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका बड़ा होगा, इसका सब ऑक्सीजन का इससे बड़ा होगा, फ्लोरीन का इससे बड़ा होगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज़ करता है, हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ती रहती हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि न्यूक्लियस जो है वो आउटरमोस्ट शेल को ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से खींचता है, जिसकी वजह से साइज़ कम होने की वजह से उसका रेडियस कम और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। अब यहाँ पर भी ये जो ट्रेंड है बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक ही रॉन्ग हुआ है हमसे, वो ये है कि जो नियोन है ना, नियोन है हमारे पास पता है कि नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस के दरमियान वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, जिसकी वजह से जो इसका रेडियस होता है वो इन सब से ज़्यादा होता है। तो ये ट्रेंड का कैसे करेक्ट होगा कि नियोन को हम लोग फर्स्ट पे लिए हैं। ठीक है, ये नियोन, अब ऐसे ये वाला ट्रेंड बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक्सेप्शनल केस है इसमें, यानी कि नियोन फर्स्ट पे आएगा, नियोन का रेडियस इन सब पीरियड वाले जो मेंबर हैं इन सब से ज़्यादा होगा। क्यों, ये इसके अंदर वंडरवाल फोर्सेस होती है, वंडरवाल फोर्सेस की वजह से इसका जो रेडियस होता है वो ज़्यादा होता है। अब इसी तरह हम लोग चले जाते हैं पीरियड नंबर 3 के अंदर। 3 के अंदर देखते हैं कि सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, ये हम लोगों ने देखे हैं। अब ये देखिए मेरे पास ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम, इस तरह जाते जाएं पीरियड के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो रेडियस होता है, एटम का जो रेडियस होता है वो क्या करता है, वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग ऑर्गन के केस में देखें तो ऑर्गन के अंदर क्या होता है, ये नोबल गैस है। ठीक है, इसका जो रेडियस होगा वो सबसे बड़ा होगा ड्यू टू नोबल गैसेस इन ऑर्गन। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड होगा वो कैसे होगा, ऐसे तो बिल्कुल दुरुस्त है ट्रेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गन है इसको हम लोग ले आएंगे फर्स्ट के ऊपर। ठीक है, हमें पता है कि ऑर्गन नोबल गैसेस है, इस वजह से इसका जो रेडियस होगा वो इन सब मेंबर से बड़ा होगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप लोग चले जाएं पीरियड नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा है कि पीरियड नंबर 4 के अंदर कौन से होती हैं, पोटाशियम है, कैल्शियम है, उसके बाद ट्रांजिशन मेटल आ जाती हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल के बाद कौन से आते हैं, क्रिप्टोन आता है एंड पर। ठीक है, अब इस केस में भी क्या होगा, रेडियस जो होगा सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, जो हम लोग को ट्रेंड का पता है। ठीक है, ट्रेंड यही है कि पीरियड के अंदर डिक्रीज़ करता है। और लेकिन ये जो क्रिप्टोन है ये नोबल गैस है, ये नोबल गैस फ्रंट पे आ जाएगी। फ्रंट पर आने पर यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो करेक्ट ट्रेंड है वो ये है कि क्रिप्टोन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पोटाशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद आ जाती है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल।
और ट्रांजिशन मेटल के अंदर भी हम लोगों ने देखा है कि जो ट्रांजिशन मेटल होती हैं उनमें पहले तो यानी कि डिक्रीज़ होता है, ठीक है। डिक्रीज़ कैसे होता है? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर, और ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो रेडियस है ट्रांजिशन मेटल के अंदर वो ग्रेजुअली यानी कि शुरू में डिक्रीज़ होता है, लेकिन दरमियान में जाकर वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्रोमियम में, मैग्नीज में हम देखते हैं कि उनमें जो एटॉमिक रेडियस है वो कांस्टेंट हो जाता है, वो इंक्रीज़ नहीं करता। लेकिन उससे आगे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। अब उसकी इंक्रीज़ करने की वजह क्या है? लेकिन जब यानी कि हम लोग ये मैग्नीज़ के बाद देखते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उसके बाद यानी कि पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, डी ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब डी ऑर्बिटल के अंदर पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रॉन की, जिसकी वजह से होता क्या है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके ऊपर इतनी नहीं होती। अब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉन यानी कि पेयर बनना शुरू हो जाते हैं ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है। मसलन ये मैग्नीज तक हम लोगों ने देखा है कि उधर तक क्या होता है, यानी कि सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैग्नीज के बाद स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मैग्नीज के बाद हम लोग देखते हैं कि उसका जो रेडियस है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है, यानी कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं, पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉन दूर भागेगा, जिसकी वजह से उसका जो रेडियस है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये तो था यानी कि ट्रेंड हमने जो देखा है कि एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है पीरियड के अंदर, सब पीरियड की तकरीबन मैंने बात कर दी है। ये तो था हमारा यानी कि ट्रेंड जो कि पीरियड के अंदर होता है। इसके बाद लेंथेनाइड सीरीज़ के अंदर देख लें, जो लेंथेनाइड होती है, लेंथेनाइड सीरीज़ का भी जो पीरियड के अंदर ट्रेंड है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, कम होता है, ठीक है। वो क्यों कम होता है लेंथेनाइड सीरीज़ के अंदर एटॉमिक रेडियस? लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि उनके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट के अंदर जाता है? एफ ऑर्बिटल के अंदर। जब वो आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल के अंदर जाएगा तो एफ ऑर्बिटल का हमने पढ़ा है कि जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा कम होता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से वो उनके दरमियान अट्रैक्शन आती है, जिसकी वजह से जो रेडियस होता है वो कम हो जाता है। जी स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रेंड अलोंग अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है। हमें पता है कि जो ग्रुप है, ग्रुप के अंदर साइज़ बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, जिसकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम लोग ग्रुप की तरफ मूव करते हैं तो ग्रुप के अंदर एटॉमिक साइज़ बढ़ने की वजह से उसका जो रेडियस है वो भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ग्रुप आप ले लें, फर्स्ट ले लें, ठीक है, दूसरा ग्रुप ले लें, ये हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह पी ब्लॉक के अंदर चली जाए, पी ब्लॉक के अंदर भी एस ब्लॉक की तरह ही, ठीक है। जब हम लोग ग्रुप के अंदर जाएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, वो कौन सा है? डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक हमें पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथिनम, ठीक है। अब इनमें होता क्या है कि जब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। जिस तरह ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, ठीक है, इन दोनों में क्या होता है? नीचे की तरफ आने से रेडियस इंक्रीज़ करता है, ठीक है, रेडियस इंक्रीज़। दोनों में पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं और एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, इधर 13 से लेकर 18 ग्रुप, ठीक है। सब में ऐसा होता है कि नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो साइज़ इंक्रीज़ होता है। अब इसकी रीज़न क्या है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, ये इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करता है। अब अगर डी ब्लॉक की बात करें, जिनके अंदर यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स आ जाती हैं, उनमें क्या होता है? नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, ठीक है, उसी तरह ही है जिस तरह ये है। लेकिन यहाँ पर कुछ जगह के ऊपर ऐसा होता है कि ये ट्रेंड डेविएट करता है। अब कैसे? ये मेरे पास है जी, स्कैंडियम, यट्रियम, लेंथेनम। अब इनमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो रेडियस है वो लेंथेनम का है, ठीक है, उसके बाद यट्रियम का है, उसके बाद जाकर हमारे स्कैंडियम का आता है, ठीक है, स्कैंडियम। अब ये जो ट्रेंड है ये बिल्कुल ठीक है। अब इधर आ जाए, अब हमें पता है कि लेंथेनम 57 है, इसका एटॉमिक नंबर है। अब 57 के बाद 58 से लेकर 71, ये सीरीज़ कहलाती है लेंथेनाइड सीरीज़। लेंथेनाइड सीरीज़ के अंदर हमने पढ़ा है कि लेंथेनाइड्स कंट्रैक्शन होती है, कि लेंथेनाइड सीरीज़ बिलोंग करती है एफ ब्लॉक से, यानी कि इनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल के अंदर इंटर होते हैं। और हमने पढ़ा है कि जो एफ सब शेल होता है इसका सबसे लेस शील्डिंग इफेक्ट होता है, ये शील्ड नहीं कर पाता यानी कि न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से यानी कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब ये लेंथेनम के बाद हमारे पास एच एफ आता है, ठीक है, ये लेंथेनाइड के बाद हमारे पास एच एफ आता है। अब जो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होती है उसका असर इसके ऊपर भी पड़ता है, ठीक है।
HF हमें पता है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 72 है। उसके बाद TH आता है, इसका हमने पढ़ा है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 73 है। अब हमने क्या करना है, अगर इस ग्रुप के अंदर देखें, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक रेडियस है वो तो इसका होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रुप के अंदर इंक्रीज करते हैं। हैफनियम का सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होना चाहिए। तो ऑर्डर क्या है इस ग्रुप का, सबसे ज़्यादा जो हमने पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस है वो किसका है, जर्कोनियम, टाइटेनियम से ज़्यादा इसका जर्कोनियम का है, ठीक है, उसके बाद हैफनियम का है। ऐसे ही है, यानी कि अगर हम लोग उसी ट्रेंड को फॉलो करें कि ग्रुप के अंदर इंक्रीज करता है, लेकिन अब लेंथिनाइड कंट्रैक्शन का असर इसके ऊपर भी जाता है, ठीक है, यानी कि ये हैफनियम जो आता है वो लेंथिनाइड सीरीज़ के बाद आता है। लेंथिनाइड कंट्रैक्शन का असर इसके ऊपर जब पड़ता है तो यानी कि इन दोनों का जो साइज़ है वो एक जैसा हो जाता है, ठीक है, इस जर्कोनियम और हैफनियम इन दोनों का जो साइज़ है वो एक जैसा हो जाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शनल केस है इधर। अब इसी तरह इधर भी आ जाएं, इधर भी यही होगा कि ग्रुप में जाएंगे तो वो साइज़ इंक्रीज करेगा, इसका साइज़ इससे तो बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन इन दोनों का जो साइज़ है वो एक जैसा होगा। हम लोग इसको कैसे लिख लेते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है कि डी ब्लॉक के अंदर थोड़ा सा डेविएट होता है ये ट्रेंड, ठीक है, ये वाला ट्रेंड करेक्ट है, ठीक है, यानी कि इन दोनों के जो साइज़ हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन वेनेडियम का साइज़ इनसे कम होगा। ये तो था यानी कि एक्सेप्शनल केस जो मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इस ग्रुप के अंदर यानी कि हम लोगों ने देखा कि साइज़ इंक्रीज़ होता है जब हम ग्रुप के अंदर जाते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन पीरियड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो साइज़ है पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जब हम लोग जाते हैं तो डिक्रीज़ करता है साइज़, ठीक है, लेकिन जो नोबल गैसेज होती हैं उनका साइज़ सबसे बड़ा होता है और वो फ्रंट में आ जाती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई पॉइंट रह गया हो या आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।